हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कशन करेंगे गुप्ता पीरियड यानी कि गुप्त काल के बारे में। ये सेशन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है क्योंकि जब हिस्ट्री की बात आए तो कुछ ऐसे काल हैं जैसे मौर्य काल, गुप्त काल, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उधर वैदिक सभ्यता, इन सभी जगहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब एग्जाम अगर आए तो देखना उसमें गुप्त काल से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जो गुप्त काल है ना, ठीक है, ये भारतीय इतिहास में याद रखना स्वर्ण काल माना जाता है। यानी इस वंश का जो है भारतीय इतिहास का गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना कि जो गुप्त काल के जो शासक थे, ठीक है, वो किस धर्म के उपासक थे। एक क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है। विष्णु धर्म के थे कि शिव धर्म के थे कि जैन धर्म के थे, तो वो थे वैश्य धर्म के, यानी कि वे वैश्य थे, ठीक है। और ये विष्णु धर्म के उपासक थे, ठीक है। विष्णु को अपना जो है देवता मानते थे, ठीक है, और उनकी पूजा करते थे। अब ये माना जाता है कि जो गुप्त काल के यानी कि जो गुप्तास थे, ठीक है, ये कुषाण के जो कुषाण शासक थे ना, उनके सामंत हुआ करते थे, ठीक है। ये चीज याद रखना कि ये जो है कुषाण के सामंत हुआ करते थे। और ये जो है जब ये शासक बने, ठीक है, मतलब अधिकतर इनके जो स्टार्टिंग में जो शासन करने वाले थे जैसे श्रीगुप्त हुए, घटोत्कच हुए, ठीक है, तो ये सामंत के रूप में ही शासन किया, ठीक है। तो इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि जो गुप्त राजवंश का संस्थापक था वो कौन था। श्रीगुप्त था, ठीक है। अब श्रीगुप्त क्या किया, एज अ जो है सामंत के तौर पे जो है ये क्या करता था, ये शासन किया। फिर श्रीगुप्त के बाद जो है इनका अगला वंश शासक बना जिसका नाम था घटोत्कच, ठीक है। अब ये जो घटोत्कच है ना, ये भी एक सामंत के रूप में जो है गुप्ता को पीरियड को आगे बढ़ाया और शासन किया, ठीक है। तो इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। बात समझ रहे हो। जब बात आई वास्तविक संस्थापक की, गुप्त वंश की, तो वहां पे आप लिख जो टिक करके आना चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट को जो है वास्तविक संस्थापक के रूप में माना गया। एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं। देखो जो गुप्ता पीरियड है इसमें सबसे कुछ अहम बातें क्या है कि ये जो है गुप्ता पीरियड जो है ना, ये कैसा था। पहली बात तो एक चीज समझ लेना कि ये वैश्य धर्म को मानने वाला था, यानी कि विष्णु का उपासक था, ठीक है। और ये ऐसा माना जाता है कि ये जो है क्या था, कुषाणों के सामंत के रूप, मतलब सामंत थे। तो फिर बाद में जब गुप्ता पीरियड की स्थापना हुई श्रीगुप्त के द्वारा, तो श्रीगुप्त और इनके ही लड़के, इनके ही वंशज घटोत्कच जो है एज अ सामंत के रूप में शासन किया। इसलिए इन दोनों को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। फिर बाद में किसको माना जाएगा वास्तविक संस्थापक, तो आगे चल करके जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं, ठीक है। तो उनको जो है वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है लिच्छवी की राजकुमारी थी, कुमार देवी, ठीक है, कुमार देवी, उनसे ये शादी करते हैं। और इस उपलक्ष्य में जो है ये सिक्का चलाते हैं राजा रानी करके। तो राजा रानी टाइप का सिक्का किसने चलवाया था, क्वेश्चन पूछता है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। और चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही वास्तविक संस्थापक जो है गुप्त काल का माना जाता है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पे नगरों का क्रमिक पतन जो है गुप्त काल में ही देखने को मिलता है, ठीक है। और मैं पहले ही डिस्कस कर लिया हूँ स्टार्टिंग में कि स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्तास पीरियड को जो है, यानी कि गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। और गुप्त वंश जो है 275 से लेकर के 550 ईस्वी तक जो है शासन किया था, ठीक है। ये याद रखना। उसके बाद मैंने बताया कि वास्तविक जो संस्थापक था वो कौन सा था,
तो वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट। अच्छा, चंद्रगुप्त फर्स्ट को जो है महाधिराज की जो है उपाधि मिली थी, महाधिराज। ठीक है, तो ये बड़ी उपाधि होती है, महाराजा धीराज या महाधिराज की उपाधि। और ये चीज समझना कि इस समय जो है प्रमुख जो केंद्र था शिक्षा का, इस समय हुआ करता था उज्जैन। ठीक है, ये चीज समझना। तो इस वंश में सबसे पहले जो है महिला को समाज में स्थान देना शुरू किया। इसके पहले तो नहीं था, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त काल में जो है किस पीरियड में जो है महिलाओं को जो है समाज में स्थान देने, मतलब समान स्थान देने के लिए मिलता महिला को। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो भाषा कैसी थी, तो वो जो दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी। यानी कि संस्कृत में सारे जो कामकाज हुआ करते थे ये सब होते थे। और इसी वंश में जो है बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ होता है। ठीक है, बाल विवाह प्रथा एक तरह की कुरीति ही है ये, तो इसकी प्रारंभ जो है यहीं से होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त प्रथम शासक था जिसने परम भागवत उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अब थोड़ी सी समुद्रगुप्त के बारे में बात कर लेते हैं। देखो समुद्रगुप्त कौन था, तो समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट का लड़का था। क्लियर हुआ। तो अगर हम इसका सीक्वेंस बनाए तो पहले तो श्रीगुप्त हुए। ठीक है, उसके बाद जो है श्रीगुप्त के बाद कौन आया, घटोत्कच आया। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट आए। फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद जो है समुद्रगुप्त आ गए। ठीक है, तो समुद्रगुप्त बेसिकली कौन है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो है ये पुत्र है। और समुद्रगुप्त को जो है अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में सबसे जो है महान शासक था। ठीक है, और ये किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार देवी का। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इनके बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो बचपन का नाम इनका कांच था, कांच। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, थोड़ा अजीब है कांच, ऐसे सोच लो शीशे की बात कर रहे कांच। ठीक है, और क्यों इनको कहा जाता है कि महान था, इनकी जो नीतियां थी ना वो आक्रामक आक्रामक प्रकृति की थी। अच्छा, ये हमेशा विस्तारवादी, है ना, विस्तारवादी नीतियों को लेकर आते थे, जो बिल्कुल अशोक से विपरीत था। ठीक है, ये अपने साम्राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार चाहते थे। ठीक है, ये लगभग सभी राज्यों को जीत करके अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो अगर यही सब सिलसिले में अगर देखें तो ये जो है क्या कहते हैं, दक्षिण भारत में जो है 12 राज्यों को इन्होंने जीत कर लिया और वहां से जो है टैक्स वसूलते रहते थे। ठीक है, इसीलिए जो है इनको नेपोलियन कहा जाता है। यानी कि एक बार इन्होंने क्या किया, विजय अभियान स्टार्ट किया। ठीक है, समुद्रगुप्त की तुलना, ठीक है, नेपोलियन से की गई इसी विजय स्मारक जो है अभियान को लेकर के। ठीक है, कौन कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है इनको जो है ये उपाधि जो है बी ए स्मिथ ने दिया था। बी ए स्मिथ ने इनको कहा था कि ये भारत का नेपोलियन। और ये कहाँ उन्होंने लिखा था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की एक बुक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें ये चीज मेंशन किया था कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गुप्त संवत की स्थापना किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था, काफी इंपॉर्टेंट है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था। ठीक है, यानी कि समुद्रगुप्त जो है ना, इनके बाद जो आएंगे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फिर से एक बार सीक्वेंस याद करो, श्रीगुप्त, घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर आते हैं समुद्रगुप्त, फिर आएंगे चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, तो जो उत्तर भारतीय व्यापार थे ना, ठीक है, उसमें जो भी चीजें संचालित होती थी, पत्तन वगैरह,
तो कहते थे वो ताम्र लिपि में संचालित होती थी। ये कहाँ से मिला? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो संबंधित है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति, काफी इंपॉर्टेंट है, इस नाम से प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो कहते थे कि जो है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल के सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, सबसे पहले किसने सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। मैं पहले ही बता दिया कि जब उनकी शादी हुई कुमार देवी से, तो उस समय इन्होंने एक सिक्का जारी किया जिसका नाम था राजा रानी। ठीक है, तो पहली बार सिक्का जारी गुप्त शासक ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। स्वर्ण मुद्राएं को क्या कहा जाता था यहाँ पे? तो दिनार कहा जाता था। ये चीज याद रखना। दिल्ली की कुवद उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित जो लौह स्तंभ है, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड, वो ये चीज याद रखना कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उन्हीं को कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड को। ठीक है, अब गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां क्या थी? देखो, श्रीगुप्त को जो है आदिराज महाराज मिला था। उसके बाद अगर समुद्रगुप्त की बात करें तो पराक्रमांक मिला था। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य या विक्रमांक मिला था। कुमार गुप्त महेंद्रादित्य मिला था। स्कंदगुप्त शक्रादित्य या शक्रोपम मिला था। चंद्रगुप्त महाराजा धीराज की बात हुई। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में जो है आपको याद रख लेना है कि कौन कौन सी उपाधियां इन लोगों को मिली थी। अब देखो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड की भी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड की हम बात कर लेते हैं। तो ये जो है ना शकों का अंत कर देने वाला जो है राजा था। ठीक है, यहाँ पे मैं आंसर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे कहीं है नहीं। तो चंद्रगुप्त यहाँ द्वितीय की हम बात कर देते हैं। ये शक आए थे, उड़ाए थे। ठीक है, तो शकों को मार भगाने वाला, अंत कर देने वाला राजा था, इसीलिए इसको विक्रमादित्य उपाधि मिली थी। या इनको जो है ना शक विजेता कहा जाता था। शक विजेता यानी कि शकों को हराने वाला। ठीक है, विक्रमादित्य। ठीक है, और इनको जो है देवगुप्त के नाम से भी जानते हैं। देवगुप्त यानी कि इनका द्वितीय नाम था देवगुप्त। अभी हमने पीछे पढ़ा समुद्रगुप्त को किस नाम से जानते हैं? कांच के नाम से जानते हैं। यानी उनका पहले जो नाम था ना कांच, कैसे जो है किसी के घर का नाम रहता है, ठीक है, बुलाने वाला अलग होता है, फिर उसके बाद जो है ऑफिशियल नाम अलग होते हैं, तो ऐसे टाइप का था। ठीक है, तो इनको जो है विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। इन्होंने शक पे विजेता हासिल किया था। और विक्रमादित्य का क्या अर्थ था? विक्रमादित्य का मतलब होता है सूरवीर। ठीक है, तो याद रखना। अगर हम बात करें पूरे इतिहास में तो टोटल 14 शासक हुए हैं जिनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। ठीक है, और इनके ही काल में जो है चांदी के सिक्के भी चलवाए गए थे। ठीक, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इनके ही धर्म में, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड ही ने क्या किया था कि हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा विस्तार किया था। ठीक है, और इनके ही दरबार में जो है 9 रत्न हुआ करते थे। संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पीसेस अधिकतर पूछता है, इसका फेवरेट क्वेश्चन है कि कालिदास जो है, चूंकि कालिदास संस्कृत के लेखक थे, तो किसके 9 रत्नों में से एक थे? तो वो थे चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, इस समय वरामहीर, धन्वंतरी, ठीक है, वरामहीर खगोलविद थे और धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य थे। तो ये दोनों जो है भी क्या थे? इनके ही दरबार में 9 जेम्स यानी कि 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, तो ये कुछ विशेष बातें थी, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अब देख लो, ये जो गुप्त कालीन अधिकारी की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें पहले जो है यहाँ पे महासेनापति लिखा हुआ है। तो महासेनापति जो होता है वो जो है यहाँ पे है, इसको सेना का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। इसको सेना का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। फिर रण भंडागारिक जो होते हैं सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, प्रधान अधिकारी होते हैं। महासंधि विग्राहक युद्ध व शांति का प्रधान होता है। महाभंडागारिक गाराधिकृत, ठीक है, राज्य कोप का प्रधान होता है। महा अक्षपटलिक जो होता है अभिलेख विभाग का प्रधान होता है।
सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान होता है। महाप्रतिहार राज प्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाला विभाग का प्रधान होता है। अग्राहरिक दान विभाग का प्रधान होता है। महाबलाधिकृत सेना का सेनापति या सर्वोच्च अधिकारी होता है। महादंडनायक न्यायाधीश होता है। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। विनय स्थिति स्थापक शिक्षा अधिकारी माना जाता है। ठीक है। गुप्त काल में अपने आयुर्विज्ञान विषयक रचना करने के लिए जो है किसको कौन प्रसिद्ध था, तो वो सुश्रुत थे। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब मैं पहले ही बता दिया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में 9 रत्न हुआ करते थे। तो कौन फलित जोशित से संबंधित था, तो छपड़क जो है थे। ठीक है। अब देखो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना, स्वयं एक विद्वान था जो विद्वान को आश्रय देता था। तो उन्होंने क्या किया, 9 रत्नों को रखा, 9 जिम्स बनाया, जिसमें कालिदास, जो कालिदास मैंने पहले ही बताया, तो ये जो है संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, संस्कृत लेखक थे। फिर धन्वंतरी की बात करें तो धन्वंतरी कौन था, आयुर्वेदाचार्य थे। छपड़क फलित ज्योतिष वगैरह थे। ठीक है। उसके बाद ये संक, वेतला भट्ट, अमर सिंह, है ना। उसके बाद घटकर पर वरामहीर, वररुचि जैसे विद्वान वहां पे शामिल थे। शक एवं गुप्त संबंधों के मध्य कितना अंतर था, तो 242 वर्ष का था। गुप्तकालीन जो रजत यानी चांदी की मुद्राएं थी उसको जो है रूपक नाम से जाना जाता है। कुमार गुप्त कालीन मध्यशौर अभिलेख के किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है, तो तंतुमय श्रेणी में। मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है वहां पे स्थित एक सुपिया का लेख मिला है, तो उसमें घटोक्त गुप्त वंश का घटोत्कच वंश का उल्लेख मिलता है। ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था, तो सामंत का प्रारंभ था। ठीक है। गुप्त काल जो भूमि का वर्गीकरण है यहाँ पे देख सकते हो। क्षेत्र जो था खेती करने योग्य भूमि थी, वास्तु निवास करने योग्य थी, खिल जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसको खिल कहा जाता था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अपृहत जंगली भूमि को कहते थे। चारागाह पशुओं को चरने के लिए छोड़ी गई भूमि हुआ करती थी, उसको चारागाह बोलते थे। ठीक है। 4 अश्वमेध यज्ञ किए गए वहां पे, जिनको वो किस शासक ने किया था, प्रवरसेन प्रथम ने ऐसा किया था। तो कायस्थ शब्द का उल्लेख जो है मुद्रा राक्षस से मिलता हुआ है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन जो मंदिर था वो बिट्ठू कानपुर में स्थित है। ये चीज आपको याद होना चाहिए। कुमार गुप्त के समय मध्य भारत में रजत सिक्कों, ठीक है, जिसके मयूर शैलों में प्रचलन हुआ, उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। तो ये भी आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने करवाया था या किसके शासनकाल में हुआ था, तो कुमार गुप्त के शासन में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। गुप्त काल में जो है पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण है, व्यापारिक मंडी। ठीक है। तो मंडियों में लोग बैठ करके जो है क्या करते थे, अपना व्यापार करते थे, इसलिए इसको जो है पैठन कहा जाता था, पैठन की प्रसिद्धि। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान ही प्रारंभ हुआ। इसे उस टाइम चतुरंग कहा जाता था। ठीक है। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो गुप्त काल में जो बंदरगाह थे, बंदरगाह मतलब पोर्ट होता है, जो समुद्र में किनारे पर जो है जितनी भी जहाजें होती हैं आके लगी रहती है ना, तो उसको पोर्ट कहा जाता है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों में जहाज रवाना होते थे। ठीक है। तो किस बंदरगाह पे थी, ताम्रलिप्ति में। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में किस बंदरगाह, ये तो हो गया, किस चीनी यात्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की दशा का वर्णन किया है गुप्त काल में, तो फाह्यान। तो क्वेश्चन पूछा जाता है फाह्यान किसके शासन काल में आया था, तो गुप्त काल के। ठीक है। भारत में हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन
मंदिर जो है गुप्त काल की थी। ठीक है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरड़ से प्राप्त होता है। एरड़ उल्लेख है। ठीक है। 510 ईस्वी का यह अभिलेख है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री को सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में चीन से भारत किस वस्तु का आयात होता था? तो रेशमी कपड़े का। ठीक है। और आपको पता ही होगा वहाँ पे सिल्क रूट भी है। ठीक है। तो उसी रास्ते से जो है उस कपड़े का व्यापार होता था। गणराज्यों के अंत के दौरान जो है समुद्रगुप्त उत्तरदायी है। खगोल शास्त्री उसमें 9 जेम्स में से एक पहले थे, तो आर्यभट्ट थे। चित्रकला कहाँ से उत्कृष्टतम रूप मिलता है? अजंता से। गुप्तकालीन चित्रकला। विकास दत्तकृत एवं देवी चंद्रगुप्तम का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने भाई रामगुप्त की हत्या की, तो इसका उल्लेख जो है विशाख दत्तकृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है। अब देखो स्कंदगुप्त जो है क्या किए, स्वर्ण सिक्के में हीन यानी मिलावट धातु की प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है। तो इनके ही काल में जो स्वर्ण सिक्के चलाए गए उनमें मिलावट जो है सर्वाधिक थी। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। और इनकी जो दरबारी भाषा थी वो मैंने पहले ही बता दिया कि कैसी थी, संस्कृत थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण शकारी कहा जाता है? तो शकारी इसलिए क्योंकि ये शकों पर विजय करने वाला। ठीक है। शकों के विजय के कारण इनको जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। विक्रमादित्य का मतलब होता है सूरवीर। ठीक है। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है? तो प्रयाग अभिलेख में। ठीक है। प्रयाग अभिलेख में जो है समुद्रगुप्त को जो है क्या कहा गया है? लिच्छवी दौहित्र। ये चीज आपको याद होना चाहिए। क्यों लिच्छवी? क्योंकि लिच्छवी की ही राजकुमारी थी कुमार देवी, और उनके ही पुत्र थे ये समुद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के लड़के थे ये, इसलिए उनको जो है क्या कहा जाता है? दौहित्र कहा जाता है। ठीक है। हुड़ों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हुड़ों पर विजयी प्राप्त की थी। गुप्त काल में श्रेणियों में सबसे बड़ी जो बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को कहा जाता है निगम। ठीक है। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान वो अग्रहार कहा जाता है। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करा गया? तो भगवान विष्णु। मैं पहले बता दिया था कि ये जो है भगवान विष्णु के उपासक थे, यानी कि जो है ये वैश्य थे। अब देखो यहाँ पे आ जाता है कुछ गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश। तो उस समय वाकाटक राजवंश जो था 255 ईसा पूर्व से लेकर के 330, संस्थापक थे विंध्य शक्ति सर्वसेन। फिर नाग राजवंश 305 ईस्वी, इसके संस्थापक थे भवनाग। त्रैकूट राजवंश 415, इंद्रदत्त थे। हुड़ राजवंश 500, तोरमाड़ थे। उसके बाद सालंकायन राजवंश 300 ईस्वी, देववर्मन थे। विश्व कुंडिन राजवंश 475 ईयर्स ईस्वी, विक्रमेंद्र फर्स्ट। माथुर राजवंश 325 टू 350 ईस्वी, अच्युत और शंकर वर्मन थे। ठीक है। कलड़ के अनुसार जो है अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। तो कल्हड़ के अनुसार अशोक ने ही जो है श्रीनगर की स्थापना की थी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग मौर्यकालीन जो भी गुप्त काल का जितना भी था, ठीक है, उन सभी चीज़ों को हमने डिटेल में स्टडी किया है। तो चैनल में यदि न्यू व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।
तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम गुप्तोत्तर काल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।